जो यूपीएससी के पीवाईक्यू की सीरीज़ चल रही है अपनी, उसमें आज 2020 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और इसको हमने 3 पार्ट में किया है। पिछले 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए। बच्चा हुआ तीसरे पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 63 से जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है वो देखेंगे। मेरा नाम शिवम है और मेरे बारे में कुछ डिटेल ये रही। मैंने यूपीएससी का मेंस 2 बार निकाला है, जेआरएफ है एंड मैंने 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेंस की कॉपी एवेलुएट करने का काम भी किया। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है कि प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया। अच्छा, ये जो प्राइस है राइस का वो किन किन चीज़ों से प्रभावित होगा या किसका इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल या हर दूसरे साल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन या फिर एक स्टेटमेंट किसी क्वेश्चन के अंदर आता ही आता है। और जो हमने 2020, 21, 22 के जो क्वेश्चन देखे हैं उनमें ये ऑलरेडी 2 बार आ चुका है और ये तीसरी बार दिख रहा है। तो इसको देखते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यदि उससे कम प्राइस है मार्केट में तो सरकार वो चीज़ खरीद लेगी, ताकि एक ऐसे मतलब सिक्योरिटी रहे जो भी प्रोड्यूसर है, उत्पादक है उस फसल का, कि यदि वो पैदावार करेगा किसी चीज़ की तो उसको इससे कम दाम में नहीं बेचना पड़ेगा। तो इस तरीके से एमएसपी इंपॉर्टेंट है और एमएसपी ने डिसाइड कर दिया ना सरकार ने पैसे कि इससे कम नहीं बिकेगा, तो प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ा ही पड़ा। तो हो गया। गवर्नमेंट ट्रेडिंग भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। एमएसपी भी एक पार्ट हो गया इसका। दूसरा पार्ट ये हो गया कि जो उसके पास में स्टॉक में ऑलरेडी अवेलेबल है, ये जो तीसरा लिखा हुआ है, यदि स्टॉक में से बहुत सारी चीज़ें बेच देगा तो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में, और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइस जो होगा मार्केट में कम हो जाएगा। और यदि स्टॉक पर यदि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने पास में स्टॉक कर लेता है तो मार्केट में सप्लाई जो होगी वो कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। क्योंकि सप्लाई और प्राइस का जो रिलेशन होता है इन्वर्स रिलेशन होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है। कंज्यूमर सब्सिडी से भी है। यदि किसी चीज़ का 10 रुपये प्राइस है, यदि उसमें 2 रुपये की सब्सिडी मिल गई तो हमको तो वो चीज़ 8 ही रुपये में पड़ेगा ना। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि एमएसपी भी प्रभावित कर रहा है, गवर्नमेंट ट्रेडिंग भी प्रभावित कर रही है, गवर्नमेंट का स्टॉक प्राइस जो करता है वो भी प्रभावित कर रहा है और कंज्यूमर सब्सिडी भी प्रभावित कर रही है। तो इस तरीके का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड से। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा गया है। गवर्नमेंट स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूपीएससी में। तो ये क्वेश्चन इजी है। इसमें क्या पूछा गया, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो पहले गवर्नमेंट किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, ये स्टार्ट हुआ था 1998 में और ये एक तरीके का क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी होती है, वैसे नहीं है बल्कि एक ओवरड्राफ्ट टाइप की फैसिलिटी है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और ये किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें कोई शॉर्ट टर्म नीड आ गई, जो इस स्कीम के अंदर प्रोविजंस हैं, ऑब्जेक्टिव है। तो ये कोई शॉर्ट टर्म नीड है, मतलब अल्पकाल के लिए किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ रही है तो उसको कर सकते हैं। या हमें कोई छोटी मोटी चीज़ खरीदनी है, रोज़मर्रा की चीज़ों में कोई बहुत पैसे की कमी आ गई या कोई समस्या आ गई तो उसके लिए भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। या फिर खेती कर ली, उसके बाद में पोस्ट हार्वेस्ट जो समस्याएं होती हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मतलब खेती हो गई पूरी, उसको काट लिया लेकिन उसका मार्केट तक ले जाने के लिए पैसा नहीं है कि कैसे ट्रक या फिर ट्रैक्टर में लाद के लेके जाएँ, कितना रुपया लग जाएगा, या फिर उसको खेत से लेके अपने घर तक लाने के लिए उस समय तो पैसा नहीं होता है। उस पैसे की कमी को पूरा करने के लिए ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम आता है। तो क्या हुआ, 1998 में आया था। इट्स लाइक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और ये अल्पकाल के लिए ही दिया जाता है। और पोस्ट हार्वेस्ट यदि कोई समस्या आ गई उसके लिए होता है, या फिर कंजम्पशन या मतलब उपभोग से संबंधित ज़रूरतों के लिए होता है। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में। कोई भी स्कीम यदि आती है तो हमें सिर्फ 2 चीज़ें देखनी होती हैं। पहला मिनिस्ट्री देखना होता है, दूसरा उसका मेन ऑब्जेक्टिव देखना होता है। यदि ये 2 चीज़ें देख लेते हैं तो लगभग 99% क्वेश्चन यदि आएगा तो यहाँ से हो जाएगा। इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं, वर्किंग कैपिटल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट। अच्छा देखो, फार्म एसेट का मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस तो कंजम्पशन वाली कैटेगरी में रख सकते हैं। हमने 3 चीज़ें बताई थी ना, एक पोस्ट हार्वेस्ट, दूसरा कंजम्पशन मतलब उपभोग के लिए ज़रूरत, या फिर थोड़ी बहुत और कहीं कोई ज़रूरत पड़ जाए तो मेंटेनेंस से रिलेटेड है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्या है, परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर, ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक्स। ये तो लॉन्ग टर्म हो गया ना, क्योंकि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर इन सबको खरीदने के लिए हमको जो है लाखों रुपए चाहिए होते हैं। और जब लाखों रुपए चाहिए तो वो शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा, क्योंकि इतना बड़ा लोन लेने के लिए तो कम से कम 10 साल या 5 साल का तो क्रेडिट लिमिट रखी जाती है। तो वो लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म को यदि हम समझे तो मोस्टली 1 साल या फिर उससे कम समय के लिए यूज़ होता है। तो ये जनरल सा डेफिनेशन है। तो ये 1 साल या फिर उससे कम के लिए तो पॉसिबल ही नहीं सेकंड वाला। तो सेकंड वाले को एलिमिनेट करते हैं, और सेकंड वाले को एलिमिनेट करते ये गया, ये गया, ये गया, ऑप्शन बी सही आंसर है। उसके बाद में चौथा देख लेते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस। ये भी एक्सप्लेन किया, ये उसके ऑब्जेक्टिव में साफ साफ लिखा हुआ है। और कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, ये भी लिखा हुआ है, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस, वही जितना खर्चा इसमें आएगा और मिनी ट्रक और इन सबको खरीदने में उतना ही घर को खरीदने में, बनवाने में, इन सब में आएगा। तो ये चौथा, पाँचवा, सॉरी पहला और पाँचवा,
पहला नहीं, मतलब दूसरा और पाँचवा गलत होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। और हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में जो चीज़ें बताई थी उसमें एक चीज़ ये भी है कि यदि आप सही टाइम पे उसका लोन वापस कर देते हो तो आपको जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाता है, मतलब ब्याज पे आपको छूट मिल जाती है। मान लो लोन लिया आपने, लोन पे 7% का ब्याज लगने वाला था, लेकिन आपने निर्धारित समय के अंदर दे दिया तो आपको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको टोटल सिर्फ और सिर्फ 5% का ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पता चल गया किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में आई थी। कंजम्पशन के लिए पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के लिए ज़रूरी होता है, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। इसमें क्या है कि देखो फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें हमने ट्रिक बताई थी। 3 स्टेटमेंट है प्रॉपर, 1-2 वर्ड वाले नहीं। देखो एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है इसमें, ये 1 2 3 ऐसे स्टेटमेंट, 3 ऑप्शन होते हैं, एक चीज़ ये लिखी, एक चीज़ ये लिखी, एक चीज़ ये लिखी, मतलब एक या 2 वर्ड में लिखा होता है ऐसे ऐसे करके, तो उसमें ये ट्रिक नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, जिसमें ये प्रॉपर पूरे सेंटेंस यूज़ हुए हैं और 3 या उससे ज़्यादा हैं, तो उसमें जो ये ऑल ऑप्शन है, जिसमें ऑल वाला ऑप्शन है, ये नहीं होता है। ये ट्रिक मैं कम से कम तीसरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो याद रखना, जहाँ पे ये प्रॉपर तीनों स्टेटमेंट हैं वहाँ पे ये तीनों वाला ऑप्शन होता है, ये 99% केस पे नहीं होता है। अब ट्रिक के बाद में कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या है, CPI WPI जो भी ये इंडिसेस हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन मिल जाएगा मिनिमम। तो अभी देखो CPI WPI का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जो WPI है, जो बनाने वाले लोग हैं, प्रोड्यूसर क्लास है, उत्पादक वर्ग है, उसके द्वारा क्या महंगाई चल रही है उसका नापा जाता है। और जो CPI है, जो उपभोग करने वाले लोग हैं, जो कंजम्पशन करने वाले लोग हैं, उनके लिए कितनी महंगाई है वो नापा जाता है। तो CPI में क्या होता है कि हम लोग अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग क्या क्या उपभोग करते हैं, खाना खाते ही हैं, बिजली यूज़ करते ही हैं, इधर उधर घूमते फिरते ही हैं। तो मतलब क्या है, खाना मतलब फूड हो गया, मतलब कोई सर्विस नहीं है, ये एक दूसरी ज़रूरत है। लेकिन सर्विसेज में कैसे हो गया, कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन यूज़ करने लगे, तो वो क्या हुआ, कम वो हो गया, क्या हो गया, सर्विस हो गया। तो इस तरीके से CPI में देखा कि दोनों सर्विस भी यूज़ हो रही है, गुड्स भी यूज़ हो रहा है, और ये क्या है, आदमी के द्वारा, जो कंजम्पशन क्लास उसके द्वारा है। लेकिन WPI में सिर्फ और सिर्फ गुड्स यूज़ होता है, गुड्स का काउंट किया जाता है, सर्विसेज का काउंट नहीं किया जाता है। अब उत्पादक वर्ग उसमें खाने का ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो रॉ मटेरियल और इन सब चीज़ों का ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा रोल होगा, क्योंकि उत्पादन के लिए ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये CPI और WPI में कुछ बेसिक सा अंतर है। बाकी काम आपका ये पता लगाना है कि CPI को कौन निकालता है, WPI को कौन निकालता है, और किस चीज़ को कितना वेटेज दिया गया है, ये देखना है। ये अगले साल के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले क्या था, वेटेज ऑफ फूड इन CPI इज हायर देन द WPI। हाँ, क्योंकि कंजप्शन वाले लोगों का ध्यान रखा जाता है इसमें, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन सही होते ये दो चले गए। दूसरा है कि WPI डज नॉट कैप्चर द चेंज इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज। हाँ, सही है, क्योंकि CPI में सर्विसेज काउंट होती हैं और WPI में सर्विसेज काउंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ गुड्स काउंट होते हैं। तो इसलिए दूसरा भी सही हो गया। वैसे दूसरा देखने की जरूरत भी नहीं थी, पहला सही है तो दूसरा भी सही है। तीसरा क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड WPI। नहीं, RBI का काम क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और इन्फ्लेशन क्या, इन्फ्लेशन को जो CPI होता है उसको देखना होता है RBI को, और उसी के बेसिस पे RBI काम करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव कंजम्पशन करने वाले लोगों पे पड़ता है ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उस पॉपुलेशन के इम्पैक्ट को कम करने के लिए RBI इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो इसमें WPI नहीं बल्कि CPI है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा गलत होगा। तो ये तीसरा गलत हो गया, ऑप्शन सही हो गया। ये हमारे ट्रिक से भी यही आ रहा था, और बिना ट्रिक के कॉन्सेप्ट देखे तो भी वही है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। MSP से रिलेटेड है, फिर से MSP से क्वेश्चन आया, और MSP के बारे में अभी मैंने बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। MSP क्या है, वो मिनिमम प्राइस है, जिससे कम यदि मार्केट में प्राइस होता है तो गवर्नमेंट खरीद करती है, लेकिन सभी के लिए नहीं करती है, ये याद रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ 23 क्रॉप्स हैं उनके लिए ही खरीदी करती है। तो इस तरीके से पहला यही गलती हो गया कि ये ऑल की बात कर रहा है, ऑल सीरियल पल्सेज एंड ऑयल सीड्स, ऑल नहीं है, ओनली 23 हैं, जिसमें से ये सीरियल्स की बात की जाए तो ये 7 हैं, पल्सेज जो हैं वो 5 हैं, और ऑयल सीड्स जो हैं 8 हैं, ठीक है। और तो इस तरीके से गलत होता है। बाकी स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट भी बहुत अजीब सा है। इन द केस ऑफ ऑल सीरियल पल्सेज एंड ऑयल सीड्स द प्रोक्योर्ड एट MSP इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट एंड यूटीज ऑफ इंडिया। नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। यही इसका एक बड़ा क्रिटिसिज्म है कि जो MSP का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा है वो पंजाब और वेस्टर्न यूपी और हरियाणा के क्षेत्र में सीमित है, जबकि ईस्टर्न स्टेट में ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या है, इन द केस ऑफ सीरियल पल्सेज MSP इज फिक्स्ड एट एनी स्टेट लेवल ऑफ हिज मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। नहीं, ऐसा नहीं है, जस्ट उल्टी बात लिखी है। ये इससे कम प्राइस होता है, MSP से कम प्राइस हो रहा होता है मार्केट में, तो गवर्नमेंट MSP पे खरीद करती है। तो इसलिए मोस्टली क्या होता है, जो मार्केट प्राइस होता है वो हमेशा हमेशा क्या, मतलब मोस्टली ज़्यादा ही होता है MSP से। यदि MSP से मार्केट प्राइस कम होगा
तो लोग मार्केट में बेचेंगे नहीं, सब सरकार के पास में बेचने चले जाएंगे, तो इससे दोनों लोगों के लिए समस्या है। मार्केट में भी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो बहुत ज़्यादा दाम बढ़ जाएगा और सरकार भी उतना सब नहीं खरीद सकती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया, तो ऑप्शन डी हो गया। तो समझ में आ गया, ये 23 क्रॉप्स के लिए है और मार्केट प्राइस MSP प्राइस से मोस्टली हमेशा मतलब 99% केस पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये उससे कम होगा तो मार्केट के लिए सप्लाई प्रॉब्लम हो जाएगा और सरकार के लिए भी दिक्कत हो जाएगी, वो सबकी खरीद नहीं करेगी, क्योंकि सब्सिडी कॉस्ट जो होगा वो सरकार के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सब्सिडी उतना नहीं दे सकता सरकार। फिर इकोनॉमिक्स का एक और बेसिक क्वेश्चन जैसे कॉमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। हाँ सही है, शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। इसमें शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि लेस देन 1 ईयर, जो भी 1 ईयर से कम होगा उसको ही हम शॉर्ट टर्म बोलेंगे। तो कमर्शियल पेपर 1 साल से कम के लिए होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म, नहीं ये भी शॉर्ट टर्म ही है, ना कि लॉन्ग टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म है। और ये RBI के द्वारा नहीं इशू किया जाता है, बल्कि RBI के द्वारा रेगुलेट होता है सिर्फ, तो RBI के द्वारा इशूड नहीं है, सिर्फ सॉरी केवल RBI के द्वारा रेगुलेटेड है। कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, हाँ ये भी सही है। कॉल मनी एक रात के लिए तो किसी बैंक को क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक दूसरे बैंक से पैसा ले सकते हैं, उसी को कॉल मनी बोला जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड जो होता है वो इंटरेस्ट बियरिंग नहीं होता है, इंटरेस्ट फ्री होता है, ठीक है, इंटरेस्ट उसमें कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे जीरो कूपन बॉन्ड है, ये उसका MRP मान लो, उसका फेस प्राइस जो है, जो उसके ऊपर दाम लिखा हुआ है 100 रुपये लिखा हुआ है, तो उसको क्या होगा, बेचा ही जाएगा 80 रुपये या 90 रुपये में, और जब उसको वापस खरीदने की बात आएगी तो वो 100 रुपये में खरीद लिया जाएगा। तो इस तरीके से 10 रुपये या फिर 20 रुपये प्रॉफिट बन जाएगा। तो इसलिए इस जीरो कूपन बॉन्ड को इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड बोला जाता है। बट हाँ, जो भी उसका दाम होता है, रियल वैल्यू होता है जो उसके ऊपर लिखा होता है, उससे कम में बेचा जाता है और उसके फेस वैल्यू पर खरीदा जाता है जो उसके ऊपर लिखा होता है। तो इस तरीके से ये चौथा भी ऑप्शन गलत हो गया, चौथा ऑप्शन गलत। और इधर हमने देखा था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है ना, ये शॉर्ट टर्म नहीं, मतलब सॉरी शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है, और RBI इसका रेगुलेट करता है, ना कि इशूट करता है। तो इस तरीके से दूसरा भी गलत हो गया, इसका ऑप्शन सही हो गया। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन भी हमने देख लिया है। तो इस तरीके से हमारे जो है 2020 के 2020 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इकोनॉमिक्स के, और इसके बाद में हम लोग 2019 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। और इसी तरीके से हम 2013 से लेके 2022 तक के सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज बेसिस पे देखेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन आसान हो सके और सही से हम पेपर के पहले अच्छे से तैयारी कर सकें। और इसलिए